हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। पिछली बार की कहानी तो आपको याद ही होगी, जब सीनियर जाओ और उसके पालतू चमचे हमारे यांग काई पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो एक सोए हुए शैतान को जगा रहे हैं। यांग काई के भीतर छिपी उस रहस्यमयी स्कल मॉन्स्टर की खौफनाक ताकत अचानक बेकाबू हो उठी थी। उसकी रगों में दौड़ती वो डेमोनिक एनर्जी किसी कहर से कम नहीं थी। यांग काई का शरीर पूरी तरह से थक चुका था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई नामो निशान नहीं था। उसका वो भयानक और खूंखार जॉम्बी जैसा रूप देकर सीनियर जाऊ और उसके गुंडों की तो जैसे रूह ही कांप गई थी। और फिर वहां होती है हमारी बेहद खूबसूरत और ताकतवर सीनियर सिस्टर सुयान की एक धमाकेदार एंट्री। उनका वो बर्फीला और खौफनाक ऑरा ही काफी था उन गुंडों की सिटी पिटी गुम करने के लिए। और वो जाते जाते उन दुष्टों को ऐसा सबक सिखाती हैं जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे ही सुयान हमारी घायल यांग काई और उसकी टीम को वहां से सुरक्षित बाहर निकालकर ले जा रही होती हैं, तभी उनके रास्ते में एक नया कांटा धमकता है। ये कोई और नहीं बल्कि होंगचंग था। होंगचंग असल में दिल ही दिल में सुयान को बहुत चाहता था और अपनी क्रश को किसी और लड़के के साथ इतने करीब से देखकर उसके सीने में जलन की आग भड़क उठी थी। उसका खून खौल रहा था और उसकी आंखों में यांग काई के लिए साफ नफरत झलक रही थी। होंगचंग बेहद घमंड के साथ अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहता है कि एक मामूली सा ट्रायल डिसाइल जो अभी सिर्फ कायन रिलम के तीसरे लेवल पर ही रेंग रहा है, वो आखिर किस काम का है। होंगचंग अपनी उंगली यांग काई की तरफ तानते हुए सुयान से सवाल करता है कि आखिर आप जैसी ऊंचे दर्जे की सीनियर सिस्टर इस कूड़े को बचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं। सुयान अपनी ठंडी और शांत आवाज में उसे जवाब देती है कि ये हमारा आपसी मामला है और इसमें तुम्हें अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। माहौल काफी तनावपूर्ण था, लेकिन तभी हमारा यांग काई आग में घी डालने का काम करता है। वो बड़ी ही मासूमियत का नाटक करते हुए आगे आता है और होंगचंग से मजे लेते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, क्या आपने कभी पहली नजर के प्यार यानी लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना है? इससे पहले कि यांग काई अपनी इस मनगढ़ंत कहानी को और आगे बढ़ा पाता, सुयान तुरंत उसके पास पहुंचती है और उसे जोर से चींटी काटते हुए चुप रहने का इशारा करती है, मानो कह रही हो कि अपनी ये बकवास बंद करो। यांग काई को इस तरह बीच में बोलता देखकर होंगचंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से फुफकारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ सीनियर सिस्टर से बात कर रहा हूँ और तुम बीच में अपनी चोंच चला रहे हो। तुम जैसे कचरे के मुंह लगना भी मेरी तौहीन है। तुम्हें पता भी है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तक मैं की मोमेंटम रिलम के स्तर को पार कर चुका था और तुम अभी भी मुश्किल से कायन रिलम के तीसरे दर्जे पर अटके हो। आज मैं हारमनी रिलम के चरम पर खड़ा हूँ। हमारे बीच सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि एक पूरे रिलम का जमीन आसमान का फर्क है। तुम खुद को मेरे बराबर समझने की भूल कर भी कैसे सकते हो? इतनी बेइज्जती के बावजूद यांग काई का आत्मविश्वास रति भर भी नहीं डगमगा था। वो एक निडर योद्धा की तरह होंगचंग की आंखों में आंखें डालता है और कहता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, तो चलिए आज इस फैसले को यहीं मैदान में निपटा लेते हैं। यांग काई आगे कुछ और कह पाता, सुयान फौरन उसे शांत करती है। वो जानती थी कि इन्फोर्समेंट हॉल की उस बेरहम यातना की वजह से यांग काई का शरीर अंदर से पूरी तरह इंजर्ड हो चुका है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। वो होंगचंग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें यहाँ से जाना है, इसलिए चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन होंगचंग के सिर पर तो ईर्ष्या का भूत सवार था। वो उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता? वो तुरंत अपने गुंडों को हुक्म देता है कि खबरदार, अगर इन्हें यहाँ से जाने दिया चारों तरफ से रोक लो इन्हें। हुक्म मिलते ही उसके सारे चेले चपाटे अपने अपने डंडे निकालकर सुयान और यांग काई के इर्द गिर्द एक मजबूत घेरा बना लेते हैं। वहीं दूर खड़ा सीनियर जी इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा था और खौफनाक मुस्कान के साथ सोच रहा था कि अब देखता हूँ कि ये दोनों यहाँ से जिंदा कैसे बचकर निकलते हैं। अब कहानी हमें सीधा सेक्ट के उस भव्य हॉल में ले जाती है जहाँ एल्डर्स की एक बेहद गंभीर बैठक चल रही थी। वहाँ सुमू और वे जुआंग दोनों ही मौजूद थे और अपने अपने पक्ष की कहानियां एल्डर्स के सामने पेश कर रहे थे। सुमू बड़ी ही ईमानदारी से पूरी सच्चाई बयां कर रहा था और एल्डर्स से गुजारिश कर रहा था कि आपको मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा क्योंकि मैं पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो मकार वे जुआंग सच्चाई को पूरी तरह से झुटलाते हुए कह रहा था कि नहीं एल्डर, ये इंसान सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से साफ साफ यांग काई के पास एक बेहद खतरनाक मैजिकल वेपन देखा था। उसी जादुई हथियार का इस्तेमाल करके उसने मेरे आर्मर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरी जान लेने की कोशिश की। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद मेरी बॉडी पर लगे इन गहरे जख्मों को चेक कर सकते हैं। अपनी आंखों के सामने इस तरह सफेद झूठ सुनकर सुमू का गुस्सा बेकाबू होने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो। दोनों आपस में ही भिड़ने वाले थे कि तभी सामने बैठे एल्डर्स के कड़े तेवर देकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है और वो एकदम शांत हो जाते हैं। वहां बैठे
बैठे सभी एल्डर्स ने दोनों की बातें बहुत ही ध्यान से सुनी थी और अब वो इस पूरे मामले की अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चुके थे। अब उनके बीच इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि असल में गलती किसकी है। उनके नजरिए से वे जुआंग सच में एक बेहद ताकतवर डिसाइल है और उसके पास एक बहुत ही मजबूत आर्मर भी था। किसी भी बच्चे के लिए सिर्फ अपनी ऊर्जा के बल पर उस पावरफुल आर्टिफैक्ट को तोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए उन सभी को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि यांग काई के पास यकीनन कोई ना कोई मैजिकल वेपन जरूर रहा होगा और लड़ाई के दौरान मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करना उनके सेट के सख्त नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इसी वजह से सारे एल्डर्स यांग काई को भारी सजा दिलाना चाहते थे, लेकिन तभी वहां सुमू के एल्डर यानी सेकंड एल्डर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो बड़ी ही शांत लेकिन धारदार आवाज में कहते हैं कि जरा रुकिए। जब इन दोनों के बीच फाइट हो रही थी तो वे जुआंग ने भी तो अपने बचाव के लिए एक डिफेंसिव मैजिकल ट्रेजर पहन रखा था। क्या ये गलत नहीं है? क्योंकि आर्टिफैक्ट चाहे अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया हो या फिर डिफेंस के लिए, दोनों ही पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नियम तो दोनों ही टीमों ने तोड़े हैं। तो फिर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस तर्कपूर्ण सवाल को सुनकर वहां बैठे बाकी दोनों एल्डर्स की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि सुमू के एल्डर का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। सेकंड एल्डर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक पल के लिए सोचिए, अगर लड़ाई के दौरान वो आर्टिफैक्ट नहीं टूटता और सुमू जो सिर्फ अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके लड़ रहा था वो हार जाता, तो वो जिंदगी भर खुद को ही ब्लेम करता कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली फाइट हमारे सुमू और वे जुआंग के बीच ही हुई थी। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि वे जुआंग ने भी अपने उस मैजिकल वेपन का फायदा उठाकर सुमू की जान लेने की कोशिश की होगी। फर्स्ट एल्डर अपने पोते हुए जुआंग के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से तिलमिला उठते हैं और सेकंड एल्डर को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकंड एल्डर खामोश नहीं होते। वो दो टूक शब्दों में कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ कोई मिट्टी का पुतला बनकर बैठा हूँ? मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। मामले में सुमू का पलड़ा भारी होता देखकर वे जुआंग अपनी चालाकी का एक नया पता फेंकता है। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर सुमू के सामने सिर झुका लेता है और बड़ी ही मासूमियत का नाटक करते हुए माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं अभी बहुत बच्चा हूँ, इसलिए नादानी में मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। सुमू बहुत अच्छे से जानता था कि ये सबके सामने सिर्फ एक नौटंकी कर रहा है। वहीं उसके दादाजी भी ये देखकर मन ही मन सोच रहे थे कि ये लड़का कितना ज्यादा शातिर है। जैसे ही इसने देखा कि मामला सीरियस हो रहा है और इसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, इसने तुरंत खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलत है, ताकि सुमू से माफी मांगकर इस पूरे बवाल को यहीं दबाया जा सके। फर्स्ट एल्डर तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं कि चलिए, इस मैटर में वे जुआंग की गलती थी और उसने उसे मान भी लिया है, लेकिन यांग काई का गुनाह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसने एक मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके वे जुआंग को लगभग मार ही डाला था, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देनी ही होगी, ताकि आज के बाद कोई और ऐसा करने के बारे में सपने में भी ना सोचे। बाकी सारे एल्डर्स भी हाँ में हाँ मिलाते हुए फर्स्ट एल्डर की चापलूसी करने लगते हैं। सुमू तो ये सब देखकर अंदर बुरी तरह घबरा चुका था, लेकिन सेकंड एल्डर ने अभी हार नहीं मानी थी। वो बड़ी ही शांति से तंज कसते हुए कहते हैं कि कितनी अजीब बात है ना, वे जुआंग की पनिशमेंट पर उसने सिर्फ एक माफी मांग ली तो उसे बाइज्जत छोड़ दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ यांग काई की पनिशमेंट के जरिए आप लोग न्याय का एक झूठा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दोगले हैं आप लोग। लेकिन फर्स्ट एल्डर के गुट वाले अभी भी अपनी दोगलेपंथी मानने को तैयार नहीं थे। वो सफाई देते हुए कहते हैं कि आपको नहीं पता कि यांग काई का मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। उसने अपने हाथ में एक खूनी ब्लेड पकड़ा हुआ था। शायद सेकंड ब्रदर को इस मामले की गहराई का अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए वो दोनों मैटर्स को एक तराजू में तोल रहे हैं। उनकी बातों का करारा जवाब देते हुए सेकंड एल्डर सीधा इन्फोर्समेंट हॉल के चीफ एल्डर की तरफ मुड़ते हैं। वो सवाल दागते हैं कि अच्छा मुझे ये बताइए, आपके इन्फोर्समेंट हॉल ने उन लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया था, तो क्या उन्होंने छानबीन करके यांग काई के पास से कोई वेपन हासिल किया? अगर उन्हें कोई वेपन मिला होता तो वो आपको इस चीज की रिपोर्ट जरूर करते। चीफ एल्डर घबराते हुए जवाब देते हैं कि नहीं, अभी तक उन्हें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस पर सेकंड एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसने वेपन पकड़ा हुआ था? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस लड़के ने अपनी ऊर्जा को इस कदर कंडेंस कर लिया हो कि उसने एक डिवाइन स्पिरिचुअल वेपन ही क्रिएट कर लिया हो? शायद उन बच्चों ने जो लाल रंग का वेपन यांग काई के हाथों में देखा था वो उसकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी से क्रिएट किया हुआ एक रूप होगा। ये सुनकर सारे एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बेहद चौंकते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो बच्चा तो अभी सिर्फ कायन रिलम के 3rd लेवल पर है, आखिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐसे कैसे कंडेंस कर सकता है? सेकंड एल्डर उन्हें आईना दिखाते हुए कहते हैं कि शायद आप लोग भूल गए हैं कि इस दुनिया में ऐसी काफी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी प्योर एनर्जी को एक वेपन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नॉलेज की कमी मुझे नहीं लगता है, आप लोगों को है। फर्स्ट एल्डर अपने घमंड में
चूर इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं। वो पूरे गुस्से में कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर वो किसी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर भी पाता होगा तो भी मेरा दिया हुआ वो आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल था कि मोमेंटम रिलम के बंदे के लिए भी उसे ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। आखिर वो कमजोर लड़का अपनी उस वीक एनर्जी का यूज करते हुए कैसे उस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकंड एल्डर भी बिल्कुल पीछे नहीं हटे और फर्स्ट एल्डर के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में और भी काफी सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होती नजर आ रही हैं। जैसे कि सब लोग यहाँ पर ये मान कर बैठे हैं कि आप लिंगशया पवेलियन के एल्डर बन चुके हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली सीधे तौर पर यह कह दिया था कि फर्स्ट एल्डर कभी भी लिंगशया पवेलियन के एल्डर नहीं बन पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। इस तीखे ताने पर चिढ़ते हुए फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि क्या तुम हमारे खिलाफ जाकर उस यांग काई को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड एल्डर इस बात से जरा भी रजिस्ट नहीं करते। वो सीना तान कर कहते हैं कि हाँ, मैं उसे बचाने की कोशिश कर भी रहा हूँ। तो क्या यांग काई और वे जुआंग दोनों ही हमारे सेट के डिसाइल हैं और दोनों ने ही गलती की है। अगर पनिशमेंट देनी है तो दोनों को दो, वरना अगर माफ करना है तो दोनों ही होंगे और ये मामला यहीं पर खत्म किया जाना चाहिए। बात को बिगड़ता देख इन्फोर्समेंट हॉल के चीफ लीडर आकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेकंड एल्डर अब चुप रहने वालों में से नहीं थे। वो चीफ लीडर को लताड़ते हुए कहते हैं कि इतने सालों में सेक्ट लीडर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इस बंदे ने पूरी इन्फोर्समेंट हॉल टीम को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो उन्हें अपनी मर्जी से काम ही नहीं करने देता। मैं खुद इस बारे में जाकर सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करूंगा ताकि वो आकर इस मामले को संभालें। मामला इतना गर्म होता देखकर तो वो चीफ एल्डर चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ जांच हुई तो सबके सब फंसेंगे। लेकिन फर्स्ट एल्डर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। वो सामने आते हुए सेकंड एल्डर से खुली चुनौती देते हुए कहते हैं कि मैं अभी इसी वक्त यांग काई को लिंगशया पवेलियन से एक्सपेल करने वाला हूँ। सेकंड एल्डर भी आंखों में अंगारे लिए कहते हैं कि क्या सच में आपकी हिम्मत है उसे एक्सपेल करने की। दोनों के बीच की ये दुश्मनी चरम पर थी कि तभी एक स्टूडेंट कांपता हुआ उन्हें रिपोर्ट करने आता है। उसे देखकर वो दोनों ही अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। वो स्टूडेंट डरते डरते उन दोनों को बताता है कि किसी ने इन्फोर्समेंट हॉल में घुसकर यांग काई को बचाने की कोशिश की है। पहले तो वो नाम बताने से डर रहा था, लेकिन फिर फर्स्ट एल्डर के फोर्स करने पर वो बता देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर सुयान है। बस फिर क्या था, सुयान का नाम सुनते ही फर्स्ट एल्डर को तो मौका मिल जाता है सेकंड एल्डर पर उंगली उठाने का। वो शैतानी मुस्कान के साथ कहते हैं कि क्या आपकी पोती का उस लड़के के साथ कोई सीन चल रहा है क्या, इसीलिए तो शायद आप अपनी सारी हदें पार करके उस कमजोर डिसाइल को बचाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब अपनी पोती की इज्जत बचाने के लिए सेकंड एल्डर खामोश होते हुए बेबस होकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वो ठंडी आह भरते हुए कहते हैं कि फर्स्ट एल्डर उस लड़के के साथ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने मन ही मन वो काफी गुस्से में यही सोच रहे थे कि इस मौके का इस्तेमाल करके फर्स्ट एल्डर अपने बड़े भाई को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन उनकी पोती के इस इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से अब उन्हें हार मानना पड़ेगा। वो बस यही सोच रहे थे कि आखिर सुयान उस मामूली से लड़के को बचाने के लिए क्यों गई होगी। सुमू ये सब देखकर अपने ग्रैंडफादर को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी पावर का यूज करके उसे बलपूर्वक बिठा देते हैं, क्योंकि सेकंड एल्डर अब समझ गए थे कि यांग काई के लिए उनके दोनों ही पोता पोती काफी पागल हो चुके हैं। मैदान साफ देखकर फर्स्ट एल्डर को तो अब अपनी मनमर्जी करने का मौका मिल गया था, इसलिए वो वहां मौजूद उस डिसाइल से कड़कती आवाज में कहते हैं कि जाओ जाकर इन्फोर्समेंट हॉल से कह दो कि यांग काई को पनिशमेंट के तौर पर प्रिजन के अंदर डाल दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर सुयान की ये पहली गलती है, इसलिए इस मामले को हम यहीं रफा दफा करते हैं। फर्स्ट एल्डर का ऑन ऑर्डर मिलने के बाद वो डिसाइल फटाफट इस बात को बाकी सारे लोगों तक रिपोर्ट करने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन तभी थोड़ी ही देर के बाद वो डिसाइल हवा में उड़ता उड़ता इन सभी के सामने आकर औंधे मुंह धड़ाम से गिर पड़ता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और तभी वहां पर एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी एंट्री होती है एल्डर मैंग की, जो पलक झपकते ही उन सभी के बीच में से गायब होते हुए सीधा जाकर सेक्ट लीडर की शाही सीट पर बैठ जाते हैं। एल्डर मैंग को सेक्ट लीडर की उस सर्वोच्च सीट पर इतनी बेपरवाही से बैठा देकर फर्स्ट एल्डर काफी गुस्से में कहते हैं कि आखिर आप उस सीट पर क्या कर रहे हैं। पर एल्डर मैंग तो काफी रिलैक्स होकर बिल्कुल मनमौजी तरीके से उन सभी को कह रहे थे कि अरे शांत हो जाओ, मैं तो बस सेक्ट लीडर की बात तुम लोगों तक पहुंचाने आया हूं। उन लोगों में से किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं आता, और ये बात एल्डर मैंग को अच्छे से पता थी, इसलिए वो अपनी जेब से एक टोकन निकालते हैं और कहते हैं कि अपनी ये आंखें फाड़ फाड़ के इस टोकन को देखो। वो सच में सेक्ट लीडर का ही असली टोकन था। उन लोगों में से किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि एल्डर मैंग सच बोल रहे हैं। वहीं एल्डर मैंग अपनी भारी आवाज में कहते हैं कि सेक्ट लीडर ने कहा है कि यांग काई को तुरंत जाने दो, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का मैटर है, तो इस मामले में तुम बड़ों को अपनी नाक नहीं घुसाने चाहिए। बच्चों की इस छोटी सी लड़ाई में आखिर
तुम जैसे बेशर्म अपनी नाक क्यों घुसा रहे हो। इतनी खतरनाक वर्डिंग सुनने के बाद तो फर्स्ट एल्डर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हकलाते हुए पूछते हैं कि क्या सच में ये सेक्ट लीडर ने कहा है। एल्डर मैंग एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये सेक्ट लीडर ने नहीं कहा है, आधा मैंने अपनी तरफ से कहा है। पहले का जो भी बोला था वो सेक्ट लीडर ने बोला था कि यांग काई को जाने दो और बच्चों के मैटर में नाक मत घुसाओ। वो बेशर्म वाली बात मेरी थी। वो सभी लोग तो हैरान और परेशान होकर सिर्फ एल्डर मैंग का ही मुंह ताक रहे थे। वो अपनी बात कंप्लीट करके जब वहां से जाने लगते हैं तो जाते जाते कह रहे थे कि अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, अब यांग काई कायन रिलम की 3rd लेवल पर पहुंच गया है। अब कायदे से वो कोई ट्रायल डिसाइल नहीं रहा, बल्कि हमारे सेक्ट का ओरिजिनल डिसाइल बन चुका है। अभी तक सारे एल्डर इसी कंफ्यूजन में थे कि ये सच में सेक्ट लीडर की बात है या फिर एल्डर मैंग खुद अपने मन से सब बनाकर बोल रहे हैं। पर एल्डर मैंग तो हवा में हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया, मैसेज डिलीवर हो चुका है, अब इसे कैसे संभालना है ये तुम लोग अपनी अक्ल लड़ाकर खुद देख लो। ये बोलकर वो तो सीधी अपनी मुंडी उठाकर बड़े ही स्वैग से वहां से निकल जाते हैं। पीछे से ये सभी लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर एल्डर मैंग की कितनी बातें सच्ची हैं और कितनी बातें झूठ। सेकंड एल्डर का तो अब इस झमेले में कोई हाथ नहीं था, इसलिए वो तो शांति से वहां से अपनी बोरियां बिस्तरा उठाकर निकल जाते हैं कि भाई अब फर्स्ट एल्डर खुद ही देख ले उसे क्या करना है। वैसे भी तो यही सेक्ट का लीडर बना फिरता है ना। फर्स्ट एल्डर अपना पूरा गुस्सा वहां मौजूद बाकी लोगों पर निकालते हैं और उन सभी को वहां से जाने का ऑर्डर दे रहे थे। वो सभी अपनी अपनी तशरीफ संभालते हुए तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। यहाँ हॉल में बचे तीनों एल्डर्स आपस में बस यही बात कर रहे थे कि आखिर हमारे सेक्ट लीडर इस छोटे से मामले में अपनी टांग क्यों घुसा रहे हैं। क्या ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस है या फिर इस मामले का इस्तेमाल करते हुए सेक्ट लीडर हमें ये आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंगशया पवेलियन पर उनकी पूरी नजर गड़ी हुई है। कहीं वो वापस से लिंगशया पवेलियन में आने का डिसाइड तो नहीं कर चुके। इन ख्यालों से ही फर्स्ट एल्डर के पसीने छूट जाते हैं। वो कहते हैं कि आगे से हमें कुछ भी करना होगा तो वो बहुत सोच समझ कर करना होगा। इसका साफ मतलब ये था कि ये लोग अब सेक्ट लीडर से बुरी तरह डर चुके हैं। उधर दूसरी तरफ सीनियर होंग चंग अभी भी अपना ही रौब जमा रहा था। वो अपने लोगों से चीख चीख कर कहता है कि मार मार के इस यांग काई का हुलिया बिगाड़ दो। लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी एक्शन ले पाता तभी तेजी से एक डिसाइल अपने हाथ में फर्स्ट एल्डर का टोकन लहराते हुए वहां आता है और उन सभी से कह रहा था कि एल्डर ने सख्त आदेश दिया है कि इस मैटर को यहीं जाने दिया जाए और यांग काई को तुरंत छोड़ दिया जाए। अगर किसी भी डिसाइल ने यांग काई के साथ इस मैटर को लेकर फाइट करने की कोशिश की या फिर उसे पनिशमेंट देने की सोची तो उसे हमेशा के लिए हॉल से निकाल दिया जाएगा। ये फरमान सुनकर तो सीनियर होंग चंग को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। वो तो बौखलाहट में अपनी नाक चढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर फर्स्ट एल्डर उसे क्यों बचाएंगे। वैसे तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो यांग काई को कुछ भी बोले, इसलिए वो सब मजबूर होकर चुपचाप उसका रास्ता छोड़ देते हैं। वहीं हमारी सीनियर सिस्टर सुयान बिना एक पल भी गंवाए चुपचाप यांग काई को अपने साथ लेकर वहां से सुरक्षित निकल जाती हैं और वो होंग चंग और उसके सभी गुंडे बेचारे बस खड़े खड़े उनका मुंह देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्यारे से और दिल को सुकून देने वाले सीन के साथ हमारा ये वाला धमाकेदार एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।